हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्रिमिनल केस और सिविल केस में अंतर क्या होता है। आज हम इन दोनों में अंतर समझेंगे कि इनको कहते क्या हैं और बेसिक डिफरेंस इन दोनों में होता क्या है, और ये डिफरेंस क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ मैं पहले ये बता देता हूँ। मैं इस चैनल पे अभी कुछ दिनों में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सिविल केसेस में फॉलो करता है। तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं बार बार वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्रिमिनल केस क्या होता है और सिविल केस क्या होता है। मैंने एक बार ये वीडियो बना दी तो ये एक सदाबहार वीडियो है। ये कभी भी आप देखेंगे तो यही अंतर रहने वाला है क्रिमिनल और सिविल के बीच में, और कोई अंतर आने नहीं वाला है। ये देखो भाई, पता नहीं क्या है भाई। तो यही अंतर रहेगा और इसके अलावा और कोई अंतर नहीं आने वाला है किसी चीज़ में। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर ये वीडियो मैंने बना दी तो इसके बाद दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्रिमिनल केस और सिविल केस में अंतर क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बस आप मुझसे कमेंट में पूछिए अगर आपके मन में कोई डाउट है तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्रिमिनल केस क्या होता है। अच्छा, समाज में ये टर्म हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि क्राइम हो गया, वहाँ क्राइम हो गया। कहीं मर्डर हो जाता है तो लोग बोलते हैं क्राइम हो गया, या कहीं कुछ भी हमें उल्टे सीधे कांड सुनने को मिलते हैं, बोलते हैं ना कि वहाँ क्राइम हो गया है। भैया देखो कि क्राइम क्या होता है, क्या है ये क्राइम। तो जिसको आप बोल रहे हैं कि क्राइम हो गया, क्राइम हो गया, उसे क्राइम नहीं बोलते हैं, उसको बोला जाता है ऑफेंस। ऑफेंस। जिसको आप बोल रहे हैं कि वो क्राइम है, वो क्राइम नहीं, उसको हम बोलते हैं ऑफेंस। ठीक है भैया, हम उसको क्राइम नहीं बोलेंगे, उसका हमने ऑफेंस नाम रख दिया। बट ऑफेंस क्या होता है? व्हाट इज़ ऑफेंस? क्राइम क्या होता है? तो इसमें एक लैटिन फ्रेज़ है हमारा, एक्टस रियस प्लस मेन सिट रिया। अभी बस मुझे सुनते जाओ, ठीक है? मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी दिक्कत होगी आप बाय ऑल मीन्स मुझे पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? एक्टस रियस प्लस मेन सिट रिया इज इक्वल टू ऑफेंस। एक्टस रियस क्या होता है? एक्टस रियस हमारा होता है एक्शन, एक्शन। और मेन सिट रिया होता है हमारा इंटेंशन। अभी देखते जाओ, बस मैं एक्सप्लेन करूँगा। इज इक्वल टू ऑफेंस। मुझे पता है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप नई नई सीखते हैं तो आपको टाइम लगता है। अब क्या होता है? एक्शन यानी आपके कर्म, इंटेंशन यानी उस टाइम पे आपकी सोच क्या थी, और ये दोनों का जब कॉकटेल बनता है तब बनता है ऑफेंस। कैसे एक्सप्लेन करते हैं आपको। मान लीजिए आप कहीं पे किसी इंसान को देखते हैं, आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं और आप किसी इंसान को देखते हैं, और उस इंसान को देख के आपके दिमाग में बहुत गुस्सा आ जाता है। आप गाड़ी लेते हैं और जाके उस बंदे पे चढ़ा देते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे जब आप गाड़ी चढ़ा रहे थे तो आपको सबको पता है कि एक्सीडेंट करना जुर्म है, प्लस आपकी इंटेंशन भी ये थी कि मुझे इस इंसान को मारना है। तो ये क्या हुआ हमारा ऑफेंस, यानी एक्शन क्या था हमारा? गाड़ी चढ़ाने का। इंटेंशन क्या थी हमारी? रॉन्ग थी। तो ये क्या हो गया? ऑफेंस हो गया। समझ आया? नहीं आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्शन, इंटेंशन, ऑफेंस होता है। यानी एक्शन यानी आपकी हरकतें कैसी हैं, इंटेंशन यानी आपका गिल्टी माइंड है कि नहीं है। गिल्टी मतलब गलत तो नहीं सोच रहे हैं आप उस टाइम पे। ये दोनों मिला के ऑफेंस हो जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं कहीं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते कोई दुष्ट बच्चा है जो कब से मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, ठीक है? उसने मुझसे कुछ पूछा या कुछ बोला और मुझे उसकी बात पसंद नहीं आई। तो मैंने क्या किया? मैंने हेलमेट लिया और हेलमेट लेके धाए 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 मार के उसका सर फोड़ दिया, ठीक है? तो उस टाइम पे
एक्शन कैसा था मेरा? फिज़िकल वायलेंस का, ठीक है। इंटेंशन क्या था? उसको नुकसान पहुंचाने का। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑफेंस हो गया भाई। एक्शन मेरा वो था कि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, मुझे पता है कि मैं उसको नुकसान पहुंचा रहा हूँ, इंटेंशन भी मेरा वही है कि मुझे उसको नुकसान ही पहुंचाना है। तो ये क्या हो गया? ऑफेंस हो गया, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको, एक रियल लाइफ केस सिनेरियो का एग्जांपल देता हूँ। एक केस था जिस पे एक अक्षय कुमार की फिल्म भी बनी थी, रुस्तम। उस रियल लाइफ केस का नाम है के एम नानावती, नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उस केस का नाम था। मैं इस पे भी आऊँगा अभी, ये क्या है। तो के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में वो जो नेवी ऑफिसर था, वो जब अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड को जाता है एक हफ्ते बाद मिलने के लिए, तो अपनी बंदूक लेके जाता है, ठीक है। तो वो जब जा रहा होता है तो जाके वो उसको गोली मार देता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या है मेरा? एक्शन है कि मैं वहाँ पे उसके घर में उससे मिलने गया, गोली मार दी, वो एक्शन है। और इंटेंशन, मैं बंदूक लेके उससे मिलने गया, तो इंटेंशन भी मेरी कैसी थी? मैलाफाइड थी। तो ये क्या हो गया? ऑफेंस हो गया। समझ आ रही है यहाँ तक? मेरे हिसाब से अभी तक तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्शन क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है, और एक्शन क्यों ज़रूरी है और इंटेंशन क्यों ज़रूरी है। ये दोनों का साथ में होना ज़रूरी होता है। जब अगर ये दोनों साथ में नहीं होंगे तो ऑफेंस नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ और आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं आज इसके एक्सेप्शन पे बात नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करूँगा कि एक्शन और इंटेंशन में अंतर क्या होता है, ठीक है। यहीं रख देता हूँ भाई, ठीक है। अब समझो कि किसी इंसान के साथ जब कुछ गलत हो रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं ना अन्याय हो रहा है, ठीक है। अन्याय मैं थोड़ा हिंदी में लिख नहीं पाऊँगा शायद, पता नहीं, अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्ग हो रहा है। किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ना रॉन्ग कमिट हुआ, अन्याय हुआ, ठीक है। जब भी कोई क्रिमिनल केस होगा, जब भी कोई क्रिमिनल केस होगा तो अगेंस्ट द सोसाइटी होगा, अगेंस्ट द सोसाइटी पे होगा। जब भी कोई क्राइम होगा, जब भी कोई क्रिमिनल केस होगा तो वो बहुत बड़े समाज को इम्पैक्ट करेगा वो चीज़। जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसका फिर से एक एग्जांपल लेके। मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग में जब मैं पढ़ा रहा हूँ, देख लो भाई इसको, कोचिंग में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोचिंग में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते मेरा एक बच्चे पे दिमाग ख़राब होता है और मैं हेलमेट उठाता हूँ और हेलमेट उठा के उसके सर पे मार मार के धाएँ 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 मार के उसका सर में फोड़ देता हूँ, ठीक है। अब सर तो मार के फोड़ दिया, अब सर मार के फोड़ दिया तो उस बच्चे को तो नुकसान हुआ ही हुआ, पर पूरी क्लास में एक डर का माहौल फैला। पूरी क्लास में एक डर का माहौल फैला कि नहीं फैला? कि भाई अब तो इसने इसको मार दिया है, तो अगर ये इसको मार सकता है तो हमें भी मार सकता है। यही होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे पुराने टाइम में जब निकलते थे बहुत सारे कि कोई साइकोपैथिक मर्डरर है जो घूम रहा है हमारे समाज में, तो लोग 6 बजे के बाद घर में आ जाते हैं, लोग बाहर नहीं जाते हैं, लोग बाहर बच्चों को खेलने नहीं देते हैं। सोसाइटी एट लार्ज पे फ़र्क पड़ रही है ना ये चीज़ें। तो जब भी कोई क्रिमिनल केस होगा तो वो सोसाइटी एट लार्ज पे असर डालेगा कि आपकी वजह, इस चीज़ की वजह से सोसाइटी एट लार्ज में लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसमें 2 इंडिविजुअल की आपस की लड़ाई नहीं होगी, इसमें एक साइकोपैथिक बंदा अगेंस्ट द होल सोसाइटी खड़ा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि क्रिमिनल केस है ये एक क्रिमिनल नेचर का केस है, जहाँ पे सोसाइटी एट लार्ज पे इम्पैक्ट हो जाता है, जहाँ पे सोसाइटी एट लार्ज में डर का माहौल फैल जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये एक क्रिमिनल नेचर का केस है। और क्रिमिनल नेचर का केस जो होता है वो हमेशा सोसाइटी के एट लार्ज पे होगा, और सोसाइटी एट लार्ज पे होगा तो यहाँ पे हमारी सरकारें इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है। जैसे कोई भी क्रिमिनल केस होगा, ठीक है, चलो मैं फिर से ये कोचिंग वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने उस बच्चे का मार के सर फोड़ दिया, उस बच्चे का नाम था आदर्श पांडे और मैं हूँ यश पांडे। तो यश पांडे ने आदर्श पांडे का सर मार के फोड़ दिया कोचिंग में, हेलमेट से मार के धाए धाए।
अब वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा अपने घर जाएगा, अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि मेरे साथ एक कोचिंग के टीचर ने ऐसा किया। ठीक है भाई। फिर माँ बाप उसको लेके जाएंगे पुलिस में। पुलिस उसकी चार्जशीट बनाएगी। पुलिस जब उसकी चार्जशीट बनाएगी तो चार्जशीट में वो पहले मुझे ढूंढेंगे, मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे। ठीक है। फिर इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे तो जब उनको पता चल जाएगा कि हाँ सच में मैंने इसको मारा है, तो वो इस बात को कोर्ट में लेके जाएंगे। ठीक है। वो इस बात को कोर्ट में लेके जाएंगे। अब जब वो कोर्ट में लेके जाएंगे तो कोर्ट में ये कैसे लिखा जाएगा कि कौन, पता कैसे चलेगा कि किसने किस पे केस किया है, कौन इसमें मतलब कौन गुनहगार है और कौन विक्टिम है, वो कैसे पता चलेगा? वो लिखने के स्टाइल से पता चलेगा। कैसे? तो इसमें लिखा जाएगा, जैसे आदर्श पांडे अब जाके कोर्ट में मुझ पे केस करेगा तो ऐसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा आदर्श पांडे आदर्श पांडे एंड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस यश पांडे। ठीक है। वो ऐसे केस को लिखा जाता है कि कोई भी आप फाइल उठा के कभी कोर्ट की आप देखेंगे तो उसमें हमेशा लिखा जाएगा कि दिस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि अच्छा, ये एक अंदर की बात है कि इस दुनिया, हमारे देश में सबसे ज़्यादा केसेस सरकारों के खिलाफ पे ही होते हैं। ठीक है। तो अब ये समझो कि आदर्श पांडे कौन है। आदर्श पांडे हमारा विक्टिम है। ठीक है। जिसने केस किया है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ, जिसके साथ गलत हुआ, वो हमारा है आदर्श पांडे। स्टेट ऑफ यूपी क्या है? स्टेट ऑफ यूपी हमारी पुलिस है। ठीक है। ये अपने स्टेट के अकॉर्डिंग भैया कमेंट में बताना कि तुम कौन से स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है। मैं तो यूपी में रहता हूँ, तुम बताना तुम कहाँ रहते हो। ठीक है। ये पुलिस है तो ये स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब लिख के आता है। ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ यूपी क्या है? स्टेट ऑफ यूपी हमारी पुलिस है जो उस बच्चे को न्याय दिलाएगी। और यश पांडे कौन है? यश पांडे यहाँ पे अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड क्या होता है? जिस पे केस हुआ होता है। अक्यूज्ड उसको नहीं कहते हैं जिस पे केस साबित हो गया होता है। अक्यूज्ड उसको कहते हैं जिस पे क्रिमिनल केस लगाया होता है, जिस पे क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए होते हैं। अभी तक मामला सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन क्रिमिनल चार्जेस जिस बंदे पे आप लगा देंगे वो ऑलरेडी अक्यूज्ड बन जाता है। और जो बंदा केस करता है उसको पहले ही बोल दिया जाता है कि तुम विक्टिम हो। ठीक है। और ये जो हमारी स्टेट ऑफ यूपी है ये हमारी पुलिस होती है। ठीक है। तो यही तीन लोग इसमें एक पूरा का पूरा एक अपना केस करते हैं। तो अब एक चीज़ और समझो, ये तो हो गया हमारा आदर्श का केस। अब इसमें एक चीज़ और आपने सुनी होगी कि प्रोसिक्यूशन, कि प्रोसिक्यूट किया जाए, प्रोसिक्यूशन अपनी दलील दे। अगर आप कभी कोर्ट की फिल्में देखते होंगे तो उसमें ये टर्म बहुत यूज़ किया जाता है कि प्रोसिक्यूशन अपनी दलील पेश करे। तो ये प्रोसिक्यूशन कौन है? जो प्रोसिक्यूशन हम सुनते रहते हैं दिन भर कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना होगा, प्रोसिक्यूशन अपने लिए कुछ कहना चाहता है कि नहीं कहना चाहता है। प्रोसिक्यूशन यश पांडे है जिस पे केस हुआ है। यानी जब मैंने ये केस लिखा आदर्श पांडे एंड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस यश पांडे, तो जो यश पांडे है ये हमारा, ठीक है, प्रोसिक्यूशन है। ठीक है। ये हमारा प्रोसिक्यूशन है और यश पांडे पे जिम्मेदारी है कि यश पांडे को साबित करना है कि मैंने आदर्श पांडे के साथ कुछ गलत नहीं किया है। यश पांडे को साबित करना है कि आदर्श पांडे के साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो यानी बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे होता है। ठीक है। अक्यूज्ड को साबित करना होगा यहाँ पे कि मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, मैं एकदम निर्दोष हूँ, मैं कहीं से भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। अब पूछोगे साबित कैसे करेगा? वो ये दिखाएगा कि मैं यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो कोचिंग में पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं तो रहता ही नहीं हूँ यूपी में। वो उसके 50 तरीके होते हैं दिखाने के लिए। तो वही सारी चीज़ें जब दिखाई जाएंगी तो उसमें बोला जाएगा कि भैया ये इस बंदे ने कुछ किया नहीं है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये बंदा रहता ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है।
अब ये बंदा जब यहाँ रहता ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस बंदे ने कोई रॉन्ग कमिट किया होगा इस इंसान के साथ? भाई अगर मुझे आपको छूना है ऐसे आके कुछ कमिट करने के लिए तो मुझे छूना पड़ेगा ना आपको। वर्बली तो अभी कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। मैं इंटरनेट और साइबर क्राइम उनमें नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं क्रिमिनल और सिविल में एक डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टोन डाउन द रिगर ऑफ योर सबमिशन, ठीक है। तो ये होता है हमारा अक्यूज्ड, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? अक्यूज्ड पे होगा। अक्यूज्ड को साबित करना होगा कि भाई मैंने किसी इंसान के साथ कुछ गलत नहीं किया है और मैं यहाँ पर नहीं था। आप पूछोगे कि ये कैसी बात होती है, ये झूठा इल्ज़ाम भी तो आप पे लगा सकता है। बिल्कुल सही बात है, लगा सकता है। तो फिर ये बोलेगा, ये साबित करेगा कि भैया मैं यहाँ पर नहीं था। कैसे साबित करोगे? अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स दिखाओगे, अपनी लोकेशन दिखाओगे, अपनी बाकी चीज़ें दिखाओगे कि मैं यहाँ पर था, अपने प्रूफ दिखाओगे, अपने गवाह बुलाओगे, वो बताएंगे कि भैया ये हमारे साथ था, या यहाँ पर तो था ही नहीं। आप कैसे बोल सकते हैं कि इसने क्राइम किया है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑफेंस किया है, कि ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो फिर फेयर नहीं हुआ, ये झूठा इल्ज़ाम भी तो लगा सकता है। लगाते हैं लोग, लगाते हैं बहुत। और ये एक सिस्टम का लूप होल ही कह सकते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे जानबूझ के झूठे इल्ज़ाम भी लगाते हैं, और कई बार ये लोग पिस जाते हैं इस चक्कर में। जो धीरे धीरे इस पर लीनियंसी दी गई है कि पुलिस बहुत जल्दी नहीं उठाती है, पुलिस आपको बता देती है, फिर वो और डिटेल में मामला चला जाएगा, मुझे उधर नहीं जाना अभी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रिमिनल केस के ये अंतर होते हैं। क्रिमिनल केस में मैं कुछ अब सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है। पहले मैं एक चीज़ अब आप लोगों से पूछता हूँ, पहले मैं एक चीज़ ये लिख देता हूँ, एक्शन प्लस इंटेंशन इज इक्वल टू ऑफेंस। इतना तो समझ आ गया आपको। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बंदा है, वो कहीं गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वो गाड़ी चला के जा रहा है। गाड़ी चला के जब वो जा रहा है तो उसको इस बात का आइडिया नहीं है कि उसके ब्रेक जो हैं वो फेल हो चुके हैं गाड़ी के, उसको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और उसकी गाड़ी के सामने एक बंदा आता है, वो बंदा मर जाता है, उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है। और फिर जब पुलिस धरती है तो पुलिस देखती है कि ये बंदा जब गाड़ी चलाने बैठा था उससे 1 घंटा पहले ही ब्रेक फेल हो चुका था। तो क्या वो बंदे को जेल होगी कि नहीं होगी? बताइए। इसका आंसर कमेंट में लिखो रीजनिंग के साथ, फिर यहाँ पे आना कि क्या हुआ। अब मैं बताता हूँ एक्शन क्या था बंदे का। उसने गाड़ी चढ़ा दी और वो बंदा मर गया। एक्शन तो आ रहा है, बहुत बढ़िया। पर क्या उस बंदे की इंटेंशन थी कि वो गाड़ी उस पर चढ़ा दे? नहीं, उसका कोई इंटेंशन नहीं था। वो एकदम अपने नॉर्मल दिमाग से घर जा रहा था अपने। अब उसको कैसे नहीं मालूम भाई कि ब्रेक फेल हो गई है मेरी, और वो बंदे गाड़ी के नीचे आ गया। ये एक एक्सीडेंट था, इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उस बंदे को मारूंगा। तो जब इंटेंशन नहीं था, एक्शन हो गया, इंटेंशन नहीं था, दी ऑफेंस नहीं होगा। हमेशा याद रखना कि कोई भी बात को अगर आप बोलेंगे कि ऑफेंस हो गया या क्राइम हो गया, तो तब आप बोल सकते हैं कि क्राइम हो गया जब एक्शन भी होना चाहिए और इंटेंशन भी होना चाहिए, तब आप बोलते हैं कि ऑफेंस हो गया। एक्शन है, इंटेंशन नहीं है, ऑफेंस नहीं होगा। इंटेंशन है, एक्शन नहीं है, ऑफेंस नहीं होगा। जब तक ये दोनों हमारे लागू नहीं होते हैं तब तक ऑफेंस नहीं होगा। बट मैं इसके कुछ एक्सेप्शंस भी अब बता के आपके दिमाग की दही करूँगा, क्योंकि यही मेरा काम है। मैं आपको ही सोचने के लिए मजबूर करूँगा, और मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में कैसे कैसे डाउट्स आ सकते हैं, तो मैं वो भी यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँगा आप लोगों के। बट अभी मेरे साथ थोड़ा जुड़े रहो। और भैया यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसके नोट्स बना के इसको रट डालो, ठीक है। अभी जब तक मेरा बजट नहीं बढ़ता, ठीक है, दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट कराओ। मैं आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करा दूँगा। चलो अब बात करते हैं कि ये तो ऑफेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्शन था पर इंटेंशन नहीं था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, ठीक है, पर वो लड़की किसी और लड़के को पसंद करती है। तो ये देख के आपका दिमाग ख़राब होता है और आप उस लड़के के बारे में सोचते हैं कि मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा, मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ घूमने की? आप बस सोच रहे हैं,
आपने कुछ किया नहीं है, आप बस सोच रहे हैं। तो जब आप सोच रहे हैं तो आपने कोई एक्शन तो किया ही नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई एक्शन नहीं किया। ठीक है, इंटेंशन आपकी गलत थी, इंटेंशन आपकी गलत थी कि मैं उसको जान से मार दूंगा, पर आपने एक्शन तो कुछ किया नहीं। तो जब एक्शन कुछ किया नहीं, इंटेंशन आपकी गलत थी, तो भी ये ऑफेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्शन मिसिंग है ना। यहाँ पे इंटेंशन मिसिंग था, यहाँ पे एक्शन मिसिंग है। तो जब तक पूरी फुल फ्लेश्ड चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होंगी, जब तक आप किसी भी सिनेरियो को इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसको ऑफेंस नहीं करेंगे। तब पूछेंगे कि सर अब अगर ये नहीं होता, ये नहीं होगा, जैसे अब बहुतों के मन में ये डाउट आएगा कि चलिए ठीक है आपने उस बंदे को मार दिया, ठीक है आपकी इंटेंशन नहीं थी, पर वो बंदा तो मर गया ना, तब आप क्या करेंगे? उसकी रेमेडी आपको सिविल में मिलती है। यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो मैं इस पर बात करूँगा। अभी यहीं पे रहो कि एक्शन है, इंटेंशन नहीं है, ऑफेंस नहीं होगा। इंटेंशन एक्शन है, एक्शन नहीं है, इंटेंशन है, ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि और आपका डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने पुलवामा केस सबने सुना होगा कि पुलवामा में बहुत सारे पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गए थे, उन्होंने हमारे 42 जवान्स को मार दिया था। उनकी मतलब हाथ इधर बिखरा है, पैर उधर बिखरा है, बहुत गंदे सीन थे वो टाइम के। तो उसमें क्या आप उस चीज़ को ऑफेंस कह सकते हैं? क्या उस चीज़ को आप क्राइम बोल सकते हैं? उस चीज़ को आप ऑफेंस बोल सकते हैं? लोगों के मन में आएगा बिल्कुल बोल सकते हैं, और हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। सही जवाब। कैसे? एक्शन क्या था उनका? एक्शन था इल्लीगली किसी की टेरिटरी में घुसना। किसी भी देश की टेरिटरी में इल्लीगली घुसना अपने आप में ही एक ऑफेंस होता है। वो इल्लीगली टेरिटरी में घुसे। फिर उन्होंने क्या किया? वहाँ पे खूब सारे बंदूक लगाए, लोगों को गोलियां मार दी, खूब सारे बम फोड़ दिए, ब्लास्ट हो गया, इतनी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो गया, इतना सारा कांड हो गया। तो ये सब किस में आ गया? एक्शन में आ गया। और एक्शन उनका कैसा था? बहुत गलत एक्शन था। तो एक्शन गलत था। इंटेंशन भी गलत थी। इंटेंशन तो यही थी ना कि वो मार देंगे जवानों को और फिर हम यहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा लेंगे, हम कश्मीर जीत लेंगे, ये सब फालतू चीज़ें जो उनके दिमाग में थी। इंटेंशन भी गलत था। तो एक्शन मारने पीटने का था, इंटेंशन कब्ज़ा जमाने का था। तो एक्शन भी गलत था उनका, इंटेंशन भी गलत था। वॉर क्राइम्स कहते हैं जिसको हम। तो ये होता है ऑफेंस। तो ये हो गया हमारा ऑफेंस। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मामला। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बहुत आराम से बोल भी रहा हूँ। वैसे मैं बहुत रियल लाइफ में बहुत फास्ट बात करता हूँ, बट मैं यहाँ बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और गलती से अगर कुछ छूट वूट जाए तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार वीडियो दोबारा ऐसे करके देख लेना। ठीक है, आराम से भाई। आपने किसी इंसान को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। ठीक है, आपने किसी इंसान को धमकी दे दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा और तू देख लेना। फिर वो बंदा डर जाता है और जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देता है कि सर मुझे इस बंदे ने धमकी दी है कि वो मुझे जान से मार देगा। और पुलिस जाती है और उस बंदे को झप लेती है, उठा लेती है कि तुमने ये कैसे बोल दिया उसको। तो वो बंदा बोलता है बदले में कि मैंने कुछ किया थोड़ी है, अब मुझे कैसे उठा सकते हैं, मैंने थोड़ी ना उसको भी मारा जाके, मैंने तो सिर्फ बोला है। तो बोलना ऑफेंस कब से हो गया भाई? सही बात है भाई। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दो। इज थ्रेटनिंग एन ऑफेंस? क्या धमकी देना ऑफेंस होता है, क्राइम होता है? इसका आंसर वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ। जब तुम कमेंट में बता दोगे फिर मैं इसका यहाँ पे आंसर करूँगा। ठीक है, बता दिया। अब मैं यहाँ पे इसका आंसर करूँगा कि क्या होता है। ठीक है, अब फिर से वही सेम फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा, ऑफेंस में ये चीज़ मानते हो कि एक्शन, ठीक है चलो रुक जाओ, एक बार मैं इसको दोबारा लिख दूं। मैं एक बार आपको बस बताना चाहता हूँ एक चीज़, एक्शन प्लस इंटेंशन इज इक्वल टू ऑफेंस, ठीक है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि कोई बंदा अगर मुझे धमकी दे रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो उसकी इंटेंशन तो मुझे मारने की है, इतना मानते हो? इतना तो मानते हो ना भैया कि अगर कोई इंसान मुझको धमकी दे रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मतलब भाई साहब की इंटेंशन है तो मुझे मारने की, ठीक है। यहाँ पे इंटेंशन तो है भाई, इंटेंशन पे तो टिक लग गया कि भैया उसकी इंटेंशन है मुझे मारने की। एक्शन क्या है? एक्शन है उसका स्पीकिंग। हाय हाय, क्या लिख रहा हूँ, क्या टीचर बनेगा तू, ठीक है। स्पीकिंग, वो बोल रहा है, वो उसको बता रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो जब आपने किसी इंसान को बता दिया, आपने किसी इंसान को बोल दिया कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो जब आपने ये चीज़ बोल दी तो आपने एक्शन कर दिया, ठीक है। बोलना भी तो क्रिया होता है, अगर एकदम मैं ग्रामर उसमें चला जाऊं तो बोलना भी तो एक वो होता है, क्रिया होती है, वर्ब होता है ना। तो आपका एक्शन ही स्पीकिंग है। आपके मन में जब तक बात रहेगी तब तक यहाँ पे कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन अगर आपने बोल दिया तो बोलना इज़ एन एक्शन, और इंटेंशन तो आपकी बर्बाद है ही है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑफेंस हो गया, सिर्फ आपके बोलने की वजह से। तो पुलिस आपको उठा लेगी, ठीक है। कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो भैया टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट में पूछें, मैं आपको पक्का आंसर करूंगा। मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा, या मुझे लगेगा कि ये समझाने में मुझे टाइम लगेगा तो मैं एक वीडियो बना के आपको टैग कर दूंगा, तो आप अपना वापस उसको देख लेना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे फिर से, मेरा काम मैं सोचवाऊँगा आपको, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि आके पढ़ा के चला गया, कौन था भाई, ठीक है, ऐसे नहीं। मैं आपको बताऊँगा भी, मैं आपको सिनेरियोज़ भी दूंगा कि भैया इस सिनेरियो में आप कैसा सोचते हैं, ठीक है। चलो, मान लो आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप एक बंदे को देखते हैं जो चाकू लेके चल रहा है और आपके पास आता जा रहा है ऐसे, ठीक है। पहले आप देखते हैं कि ये आपकी तरफ ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसकी चाल ढाल से आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, यार मैं क्या करूं, कैसे इससे बचूं। अब दिख रहा है वो कि भाई यार ये ऐसे ऐसे आ रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम वैसी हो चुकी है कि आपको पता है कि अगर मैंने इस बंदे को नहीं रोका तो ये मुझे मार देगा। क्यों मार देगा मुझे नहीं पता, क्यों मार देगा मुझे नहीं पता, बट अब इस बंदे को हटाने के लिए मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा कि जिससे ये बंदा मुझसे दूर भाग जाए। तो आप क्या करते हैं, जैसे जैसे वो बंदा चाकू लेके आपके पास आ रहा होता है, आप कोई पत्थर उठाते हैं और उठा के उसके सर पे मार के फोड़ देते हैं उसका सर, और वो बंदा वही फ्लैट हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस बंदे ने उस बंदे को मारा जो उसकी तरफ चाकू लेके आ रहा था, क्या वो ऑफेंस होगा? ऑफेंस होगा ये? एक्शन भाई साहब का था कि उसने मार दिया, ईंटा उठा के मार दिया कि इंसान को, एक्शन तो भैया गलत है। इंटेंशन, उसको पता है कि वो इंसान मेरे पास चल के आ रहा है, जब वो मेरे पास चल के आ रहा है तो मुझे उसको हटाना ही पड़ेगा अपने रास्ते से। मैं उसको धक्का दूं, उसे मारूं, वो मर गया, मैं क्या करूं? इंटेंशन पे अभी हम सवाल नहीं उठाएंगे। क्या ये ऑफेंस है? इसका आंसर भी टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट में दो। दे दिया आंसर? अब सुनो, वो बंदा सामने से उसको मारने के लिए नहीं गया था, वो बंदा उसको अपने आप को बचाने के लिए उसने सामने वाले को मार दिया। तो सेल्फ डिफेंस ऑफेंस में नहीं आती है कभी भी। जब आप अपने आप को बचाएं तो वो ऑफेंस में नहीं आती है। इवन अगर आप अगर चलो मान भी लेते हैं कि वो देख रहा है कि उसके घर में
कोई घुस गया है, अब उसको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो हम वहाँ से भाग नहीं सकते। अगर उसका इंटेंशन भी आ जाता मारने के लिए, तब भी ऑफेंस नहीं होता, तब भी ऑफेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिफेंस में लिया गया एक्शन ऑफेंस नहीं होता। जब तक एक्शन सेल्फ डिफेंस में नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए नहीं है, अपने किसी प्रिय को बचाने के लिए नहीं है, अगर आपका उसके प्रति ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जब तक फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, किलिंग इन सेल्फ डिफेंस इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। जब अगर सेल्फ डिफेंस में किलिंग होगी तो वो एक्सेप्टेबल होती है हमारे कानून में। हमने उसको एक टर्म भी दे रखी है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, वो हमारे टॉपिक में नहीं है। मैं बस आपको एक डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ चीज़ें कि कैसे क्या होती हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए कि सेल्फ डिफेंस में किया गया कोई भी काम, सेल्फ डिफेंस में की गई कोई भी चीज़, उसको आप ऑफेंस में नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बचाने के लिए की है। अगर आपको अपने आप को बचाने की नौबत नहीं आती तो आप उस इंसान को कभी जाके मारने नहीं वाले थे, ठीक है। ये एक आइडियल केस सिनेरियो होता है कि जिसमें हमने कुछ फार्मूले बनाए हैं, कुछ टेम्पलेट्स बनाए हैं, उस टेम्पलेट में चीज़ों को रखा जाता है, उस टेम्पलेट में चीज़ों को फिट किया जाता है। अगर वो चीज़ें टेम्पलेट में फिट हो जाती हैं तो वो चीज़ें मान ली जाएंगी कि भाई ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये चीज़ मान ली जाएगी कि हमारे साथ जो भी हुआ वो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि हमको वो चीज़ करनी पड़ गई। ये तो हम कभी नहीं करते, हम कभी किसी इंसान का नुकसान नहीं पहुंचाते, हम कभी किसी इंसान को कुछ गलत नहीं करते, लेकिन हमारी जान पे बात बनाई तो हमको ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ गया। नहीं तो हम नहीं लड़ते भैया, हम ऐसे नहीं है। तो ये किस में आ जाता है? सेल्फ डिफेंस में आ जाता है। तो इसमें आपको कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं क्रिमिनल के जितने भी ये चीज़ें हैं, क्रिमिनल केसेस, ये सब मैं चाहता हूँ कि आपको वो एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में एक्शन प्लस इंटेंशन इज इक्वल टू ऑफेंस। ये होता है। जब तक ये दोनों नहीं होंगे ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ डिफेंस इज नो ऑफेंस। सेल्फ डिफेंस में कोई ऑफेंस नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को जैसे हम बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम तुम पे कोर्ट केस कर देंगे, हम तुम पे केस करेंगे, तो उसको केस करना नहीं कहते हैं, उसको प्रोसिक्यूट करना कहते हैं। क्रिमिनल केस की लैंग्वेज में एक इंसान जब दूसरे इंसान पे केस करता है तो आप उसको ये नहीं बोलते हैं कि हम तुम पे केस कर देंगे, आप ये बोलते हैं कि हम तुमको प्रोसिक्यूट कर देंगे, यानी हम तुम पे कोर्ट में जाएंगे बात को लेके। तो क्रिमिनल केस में बोला जाता है कि हम तुम्हें प्रोसिक्यूट करेंगे, ठीक है। क्रिमिनल केस को लिखने का स्टाइल कैसा होगा? यश पांडे एंड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आदर्श पांडे, ठीक है। यश पांडे कौन है? हमारा विक्टिम है। स्टेट ऑफ यूपी क्या है? हमारी पुलिस है, ठीक है। ये हमारी क्या है? आदर्श पांडे क्या है? हमारा अक्यूज्ड है, ठीक है। यही तीन लोग एक क्रिमिनल केस में प्ले करते हैं रोल, ठीक है। अब ये जो स्टेट ऑफ यूपी है, हमारी स्टेट ऑफ यूपी को हम कहते हैं कि ये हमारी प्रोसिक्यूशन भी होती है, यही हमारा पूरा केस जो है तैयार करती है। तो स्टेट ऑफ यूपी क्या है? हमारी प्रोसिक्यूशन भी है, जहाँ पे पुलिस को कोई रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदा कोर्ट में जाता है, एक लॉयर पुलिस को भी दिया जाता है कि वो अपनी बात को कोर्ट में कह सके,
इसको गवर्न करता है आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। ठीक है, आईपीसी क्या होता है? इंडियन पीनल कोड। पीनल मतलब क्या होता है? पनिशमेंट। आईपीसी जो होता है वो ये बताता है कि किस काम की क्या पनिशमेंट है, मर्डर की क्या पनिशमेंट है, और जो भी 50 तरीके के क्राइम होते हैं उसकी क्या पनिशमेंट है। सीआरपीसी क्या होता है? एक केस चलेगा कैसे, मतलब कोई बंदा जब एफआईआर लिखवाने आया तो एफआईआर से लेकर जब तक केस का फाइनल रिजल्ट नहीं निकल जाता उसके बीच में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें हमको सीआरपीसी बताता है। एविडेंस एक्ट क्या है? एविडेंस है कि भैया एविडेंस को प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, एविडेंस को कैसे कहाँ दिखाया जाएगा, कब एविडेंस माना जाएगा, कब एविडेंस नहीं माना जाएगा। अगर लोअर कोर्ट में सारे एविडेंस दिखा दिए गए तो हाई कोर्ट में हम नया एविडेंस नहीं दिखा सकते। तो ये सारी चीज़ें एविडेंस एक्ट में बात करता है। और एविडेंस का एक सेक्शन है जो मेरे हिसाब से जिस पे उतनी बात नहीं होती है, जिसमें लिखा हुआ है कि अ जज में आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम एट एनी सर्कमस्टेंसेस एंड नो बडी कैन रिफ्यूज़ टू आंसर इट इन ऑर्डर टू रीच द ट्रूथ। मतलब कि एविडेंस एक्ट में जब जज वकील से किसी भी टॉपिक पे कोई भी सवाल पूछ सकता है और वकील ये नहीं बोल सकता कि मैं इसका आंसर नहीं करूँगा। वकील को चाहे ना चाहे आंसर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है कि वो जज के डाउट्स को क्लियर करे। ये काम होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, अब एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन क्या है? देखो, अब ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ये तुम समझ गए ना एक बार भाई, क्रिमिनल केस ना, तुम एक बार मतलब तुम्हारे दिमाग में कहीं एक बार टेम्पलेट आ गया ना, मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ठीक है, एक टर्म है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया कि वो बंदा जो है वो उसकी तरफ चाकू लेके चल के आ रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने उठाया और उसने उसको मार दिया। ये क्या है? नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं। नेचुरली इंस्टिंक्टिवली मैंने कोई काम किया, इंस्टिंक्टिवली मैंने उसको मार दिया। क्यों? सडन था, वो एक सडन एक्ट हो रहा था मेरे सामने, कोई बंदा चाकू लेके आ रहा है। ठीक है, ग्रेव यानी मुझे अपनी मौत का खतरा हुआ और मैंने उसको प्रोसिक्यूट कर दिया, मार दिया, लेके प्रोवोक कर दिया। सामने वाले इंसान मेरी वजह से प्रोवोक हो गया, उसने मुझे मार दिया। तो ये क्या हो गया? सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैं एक बात कर रहा था ना केस की, वो जो अक्षय कुमार वाली फिल्म थी रुस्तम, उसका एक केस है, वो रियल लाइफ, वो असली कहानी है। उस केस का नाम है के.एम. नानावती। ये बहुत कंट्रोवर्शियल केस है, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, के.एम. नानावती के जो लॉयर थे वो थे मिस्टर राम जेठमलानी। ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने ही के.एम. नानावती का केस लड़ा था। ये उनका पहला कंट्रोवर्शियल केस था। ठीक है, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके फैक्ट्स क्या थे? के.एम. नानावती जो होते हैं वो हमारे नेवल ऑफिसर होते हैं, नेवी ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो अब जानते हो कि जो लोग नेवी में काम करते हैं, जिनके जानने वाले नेवी में काम करते हैं, वो एक एक दो दो महीने के लिए बाहर रहते हैं। वो कभी घर नहीं आ पाते हैं, कभी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। उस टाइम तो ये 1976 का या 1970s का केस है। ठीक है, 1970 का केस है ये। ठीक है, देख ही सकते हो कि उस टाइम पे तो ना फ़ोन वोन होते थे, चिट्ठी विट्ठी भी भेजो कहीं और चली कहीं और जाती थी। मतलब यहाँ तक हमने कहानियाँ सुन रखी हैं कि जब तक जैसे होता था ना, कोई बच्चा शहर में नौकरी कर रहा है तो उसके लिए चिट्ठी लिखी जाती थी कि बेटा बच्चे की टांग टूट गई है, थोड़ा इसका इलाज करवा ले। फिर जब तक वो बच्चे को गांव पहुंचती थी वो चिट्ठी, तब तक 2 महीने बीत जाते थे। और फिर वो बच्चा चिट्ठी पढ़ता था, फिर वो बोलता था कि ठीक है मैं आता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। जब तक वो आता था तब तक वो बच्चा ठीक भी हो जाता था, तो दौड़ने वौड़ने भी लगता था। ठीक है, तो ये कहानी हमने सुनी हुई है उस टाइम की। तो उस टाइम क्या होता था कि के.एम. नानावती की शादी भी हुई थी, इनकी वाइफ थी और इनके 3 बच्चे थे। ठीक है, के.एम. नानावती की जो वाइफ थी वो 3 बच्चों को जब पालती थी तो वो अपने लाइफ में बहुत अकेला अकेला फील करने लग गई थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, उनकी मुलाकात हुई एक आदमी से जिसका नाम था कोई आहूजा करके था। ठीक है, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका भी, फिलहाल कोई आहूजा था। ठीक है,
तो के.एम. नानावती की वाइफ का किसी लड़के से, किसी आदमी से अफेयर चलने लगता है। फिर वो अफेयर चलने लगा। फिर एक टाइम के बाद जब के.एम. नानावती आते हैं तो उनकी वाइफ उनको ये चीज़ कन्फ्रंट कर देती हैं कि मेरा इस बंदे के साथ अफेयर चल रहा है। ठीक है, उस टाइम के.एम. नानावती को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, के.एम. नानावती उस टाइम कुछ नहीं करते हैं, उस मोमेंट पे शांत रहते हैं। फिर एक हफ्ता बीत जाता है इस बात को। फिर एक हफ्ते बाद के.एम. नानावती अपनी वाइफ और अपने बच्चों को थिएटर में कहीं मूवी हॉल में छोड़ के कि भैया तुम लोग मूवी देखो, मैं आता हूँ, वो नेवी के अपने जगह पर जाते हैं। वहाँ से एक बंदूक लेते हैं, उठाते हैं, अपनी जेब में रखते हैं और पहुँच जाते हैं वहाँ पे। करण आहूजा या जो भी, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा यार मुझको उसका, जो आहूजा था उसके घर पहुँच जाते हैं। उनके बीच में कुछ बातचीत होती है, वो कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स बोल देता है, उसका दिमाग हो जाता है ख़राब के.एम. नानावती का कि एक तो ये अफेयर कर रहा है, ऊपर से मेरी वाइफ के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। तो के.एम. नानावती का दिमाग ख़राब होता है और उस टाइम वो उसको 3 टाइम गोली मार देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस केस का वर्डिक्ट आपको अभी नहीं जानना है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो के.एम. नानावती हैं, क्या उनका जो काम था एक्शन प्लस इंटेंशन, ठीक है, ये ऑफेंस में आएगा कि नहीं आएगा? इमोशन से नहीं सोचना, क्या ये एक्शन और इंटेंशन ऑफेंस में आएगा कि नहीं आएगा? मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आपकी इस पे क्या सोच है? अब जाओ कमेंट में, मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर दें मुझको, और मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा कि आपकी इसमें क्या सोच है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे क्लैरिटी दूँ जो बहुत सारे लोगों को मेरे हिसाब से मुझसे अच्छी कोई नहीं दे पाएगा। बताओ कि जब ये मारा गया, के.एम. नानावती ने उस आहूजा को मार दी गोली, वो बंदा मर भी गया, ठीक है, तो क्या एक्शन और इंटेंशन जो मिल के ऑफेंस बनाती है, क्या यहाँ पे के.एम. नानावती वाले केस में क्या के.एम. नानावती को जेल होनी चाहिए? क्या के.एम. नानावती ने कोई ऑफेंस किया है? मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और आप इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट में। मैं आशा करता हूँ आपने अभी तक बता दिया होगा। के.एम. नानावती का एक्शन क्या था? गोली मार दी। इंटेंशन क्या था? वो बकायदा जाते हैं, अपने नेवल ट्रूप में जाते हैं, वहाँ से बंदूक उठा के लेके जाते हैं और मिलने उससे जब जाते हैं तो उनके पास ऑलरेडी बंदूक होती है। इंटेंशन भी मार्क हो गया कि उनका मारना था गोली, तो ये ऑफेंस हो गया, ये ऑफेंस हो गया। एक्शन गोली मार दी, इंटेंशन गोली मारने की ही थी। आप बंदूक लेके क्यों गए थे जब आपको उसको मारने का इंटेंशन नहीं था? तो वो जो केस हुआ था तो उसमें सेल्फ डिफेंस और ये सब की बहुत बातें हुई थी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी। इंटेंशन मारने का था, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ गया होगा कि इंटेंशन कैसे हो गया भाई। अब भाई तुम अफेयर करोगे तो भैया जाहिर सी बात है उसको तो मार ही देना चाहिए था। मैं तो बोलता हूँ ऐसे मार दो वैसे मार दो, बहुत सारे लोग अब ऐसे सोचते हैं इस केस को, ठीक है। हम रीज़न को थोड़ी देर के लिए साइड हटा देते हैं, ठीक है, और बिना रीज़न के अगर हम इस केस को दोबारा देखें, भाई आप उससे मिलने गए, आप बंदूक लेके गए हैं, आपने उसको गोली मार दी और आप वहाँ से चले गए। इट इज़ अ फुल फ्लेज्ड मर्डर। रीज़न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे कि क्यों मारा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बदला नहीं पूछ रहा हूँ मैं। इट इज़ अ फुल फ्लेज्ड मर्डर। क्यों? क्योंकि आप गए, आप बंदूक लिए, आप गए, आपने उसको गोली मार दी, आपने उस इंसान को गोली मार दी। एक्शन भी आपका गलत था, इंटेंशन भी आपका गलत था, तो ये ऑफेंस में ही आएगा। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो इसका बना देते हैं। मान लेते हैं कि कोई बंदा है, वो घर पे आता है और अपनी वाइफ को किसी आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है और उसी टाइम उसका दिमाग ख़राब होता है, वो बंदूक निकालता है और अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड को ठोक देता है। क्या ये ऑफेंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। आपने कोई ऐसी हरकत कर दी कि मैं उस टाइम अपने आपे से बाहर हो गया और मैंने उस बंदे को गोली मार दी। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। आप कहीं जा रहे हैं, मैं आपकी तरफ पत्थर लेके आपको दौड़ाने लगूं और आप अपने आप को बचाने के लिए आपने मुझे कहीं धक्का मार दिया, कहीं मैं गिर गया,
सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। समझ आ गई ये चीज़? इस रियल लाइफ केस के बारे में जानना चाहते हो तो इस बंदे को 10 साल की जेल भी हुई थी, बाद में इसको छोड़ दिया गया था क्योंकि ये नेवल ऑफिसर थे और लोगों ने देखा कि भाई ये इतना भी गलत नहीं थे और ये जो भी था उसमें मामला, छोड़ो उसको। बट ये केस पढ़ सकते हो, ये 500 पन्ने की जजमेंट है, ये पूरी अगर चाहो कभी मन करे तो पढ़ लेना, ठीक है। तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, आपने कोई ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से मैंने मार दिया। अगर वो स्पॉन्टेनियस होता, मतलब कि अगर उसी टाइम आपका दिमाग ख़राब होता, जैसे के एम नानावती को जब उनकी वाइफ ने कन्फ्रंट किया, वो उसी टाइम जाके अगर गोली मार देते के एम नानावती को, तो ये मर्डर नहीं कहलाता क्योंकि कूलिंग पीरियड नहीं था। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में कूलिंग पीरियड नहीं होता है। मैं आपकी तरफ लेके भाग रहा हूँ कुछ लेके, आपके पास टाइम नहीं है कि मैं क्या करूँ, मैं आज रसमलाई खाऊँ, मैं इमरती खाऊँ, आज अपनी गर्लफ्रेंड को क्या मैसेज भेजना है मुझे, ये सब आपके दिमाग में नहीं है। आपके दिमाग में है कि भैया मैं इसको मार के भागूँ यहाँ से। मैं आपका चेहरा लेके ऐसे पानी में गुड़ 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 कर दूं तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि भाई मैं बाहर जाके आज कौन सी बिरयानी खाऊंगा। आप ये सोचेंगे कि भैया मेरी तुम्हारा शरीर का रोम रोम सोचेगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। ये होता है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन जब आपके पास कूलिंग पीरियड ना हो। बट इस केस में 1 हफ्ते का जो टाइम दिया वो कूलिंग पीरियड था। के एम नानावती ने प्लान किया और जाके उस बंदे को शुश कर दिया। ये होता है क्रिमिनल केस। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में अचानक से गलती से कोई मर गया तो उसको नहीं बोल सकते कि आप ये मर्डर है। ये मर्डर नहीं होता है, गलती से मर जाने को मर्डर नहीं कहते हैं, जानबूझ के मारने को मर्डर कहते हैं, ठीक है। तो आज तो हमने ये सीख लिया। मैं तो चाह रहा था कि इस पर डिफ्रेंशिएट करके एक वीडियो बनाऊं, पर क्रिमिनल वीडियो ही हमारी इतनी बड़ी बन गई कि सिविल के लिए आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा हमको। सिविल के लिए मुझे एक वीडियो और बनानी पड़ेगी। बट मैं जाते जाते ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं एक क्वेश्चन दे के ज़रूर जाऊंगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे के ज़रूर जाऊंगा। चलो एक क्वेश्चन सुन लो और इसका आंसर मुझको देना तुम। मान लो 2 लोग मेरे घर में आते हैं, ठीक है। वो मुझको मारने के ही इंटेंशन से आते हैं, ठीक है। वो मुझे मारने के इंटेंशन से नहीं आते हैं, सॉरी, मैं फिर से रिफ्रेम करता हूँ अपने क्वेश्चन को। 2 लोग मेरे घर में आते हैं, उनका इंटेंशन होता है कि हम इसको थोड़ा नुकसान पहुँचाएंगे, थोड़ा इसका हाथ पैर तोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। ये उनका मेन इंटेंशन होता है, मेन उनका मोटिव होता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, गुड। पर क्या होता है कि जब वो मुझे मार रहे होते हैं तो मारते मारते मैं इतना मार खा लेता हूँ उनसे कि मेरी कॉन्शियसनेस चली जाती है, ठीक है। मेरी कॉन्शियसनेस चली जाती है। अब मेरी जब कॉन्शियसनेस चली जाती है, जब मतलब कॉन्शियसनेस जाना मतलब कि मैं एकदम ऐसे हो गया हूँ, मतलब जैसे ना एक जिंदा लाश टाइप हो गया हूँ। पर उन लोगों को लगता है कि मैं मर गया, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मुझे उठाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं और गड्ढा बंद कर देते हैं। तो जब उन्होंने मुझे मारा तो मैं नहीं मरा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे गड्ढे में खोद दिया तब मैं मर गया, गड्ढे में उन्होंने मुझे भर दिया तब मैं मर गया। तो आप मुझे ये बात बताओ कि क्या उन लोगों पे मर्डर के चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको कि 2 लोगों ने मुझे इतना मारा कि मैं अधमरी हालत में हो गया, लेकिन मेरा शरीर वरीर कुछ हिल नहीं रहा था, तो उनको लगा मैं सच में मर गया, जबकि मैं सच में नहीं मरा होता हूँ, मेरे में जान होती है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि तो मर गया, तो अपने आप को बचाने के लिए वो गड्ढा वड्ढा खोदते हैं बैकयार्ड में और मुझे गाड़ देते हैं वहाँ पे और चले जाते हैं वहाँ से। और बाद में जब रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि भाई ये जिंदा था उस टाइम पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे वहाँ गड्ढे में गाड़ दिया, तो क्या उन पे ऑफेंस लगेगा कि नहीं लगेगा, वो उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्या उन पे मर्डर के चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ही चाहिए, मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन, नहीं मैं बना दूंगा, चलो अगले वीडियो में जब मैं सिविल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तब मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा और इसके नोट्स बनाओ, इसको पढ़ो, कोई भी डाउट है कृपा करके कमेंट में पूछो, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शर्माने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता, जो मांगते हैं उनको मिलता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और
अपना अपना परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए आपने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।